हेलो डियर लर्नर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोग सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर वाले चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी और इस पैराग्राफ को हमने वहाँ पे रीड कर लिया था। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले वाले जो मेरे वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, उनको कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है पढ़ना और चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट जो है वो मुझे बिल्कुल मोटिवेट कर देता है कि मैं नेक्स्ट इसी तरीके के अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तो प्लीज़ जो है ये बिल्कुल फ्री है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर रेडिएशन से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सौर विकिरण। देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होता है। आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो सन की रेज आती है वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। ठीक है, लघु तरंगों के रूप में आती है। और लघु तरंगों को लघु तरंगे क्यों कहा जाता है, शॉर्ट वेव्स क्यों कहते हैं, इसका पीछे का जो लॉजिक है वो हमने अपनी लास्ट जो इससे पहले वाला पार्ट मैंने बनाया था उसमें मैंने बता दिया था कि जो वेव लेंथ का जो लॉजिक होता है और जो फ्रीक्वेंसी का जो लॉजिक होता है उसकी वजह से इसे शॉर्ट और लॉन्ग वेव कहा जाता है। तो आप एक बार उसको जरूर देख लेना। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यतप या इंसोलेशन कहते हैं, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन के नाम से इसको जाना जाता है। अब है पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड है। हमारी अर्थ का शेप जियोइड है। इस जियोइड शेप की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर जो सन की रेज आती है वो कुछ पार्ट्स में तिरछी आती है। तिरछी आती है मतलब कि इसका क्या रीज़न हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम मैंने एक बना रखा है। इस डायग्राम में आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये डायग्राम, ये यहाँ पर सन है, अर्थ है। अर्थ का जो शेप है, इस शेप की वजह से सन की जो रेज आ रही हैं वो हमारी अर्थ के सारे एरियाज़ के ऊपर एकदम सीधी नहीं आ रही है। ठीक है ना, मतलब सीधी नहीं मिल रही है। तो ये यहाँ पर जो आ रही है ये एकदम राइट एंगल बना रही है। ठीक है, जबकि यहाँ जो रेज आ रही है इसका एंगल छोटा हो गया, यहाँ जो रेज आ रही है उसका एंगल और छोटा हो गया। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड्स का नंबर बढ़ता जाता है, यानी हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ये एंगल जो है सन की रेज का ये छोटा होता जाता है। तो इस छोटे होते हुए एंगल की वजह से क्या होता है कि हमारी अर्थ के ऊपर हमें सन की रेज कम मिलती है। एक तो ये लॉजिक हो गया। एक लॉजिक आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर सपोज यहाँ पे 3 रेज आ रही है और यहाँ पर भी 3 रेज आ रही है। तो देखिए ये जो सीधी वर्टिकल रेज आ रही है ये छोटे एरिया को घेर रही है, जबकि जो तिरछी किरणें आ रही हैं ये बड़े एरिया को घेर रही है। तो नेचुरल सी बात है कि जो छोटे एरिया को कवर करेगी उसमें जो हीट है वो ज़्यादा महसूस होगी, जबकि जो बड़े एरिया को कवर करेगी उसमें हीट बड़े एरिया में बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट कम महसूस होगी। ठीक है, तो ये एक लॉजिक था जो भी मैंने आपको बताया है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो ये रीज़न था। तो इसी रीज़न की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर, अर्थ के शेप की वजह से हमें सन की जो रेज है वो सब जगह पे बराबर नहीं मिलती है। ठीक है, अर्थ के शेप की वजह से। तो सौर ऊर्जा, पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी सन की जो रेज आती है उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि वो सन से जो रेज आती है उनको आने देता है, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए तो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि सन से जो रेज आ रही है ना, जो कि हमारी एनर्जी का सोर्स है वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है, और बीच में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो आने वाली जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से उनके लिए कैसा है, पारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट है। और फिर कुछ जो किरणें हमारी अर्थ के ऊपर आ जाती है उनको हमारी अर्थ क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है हमारी अर्थ। ठीक है, जितनी भी आती है उसको अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ भी गर्म हो जाती है। और वापस से जो रेडिएशन का नियम हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो क्या करने लगती है, वो अपने अंदर से हीट को रेडिएट करने लगती है। तो अर्थ भी इस इंसोलेशन से गर्म हो जाएगी, फिर क्या करेगी, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगी। और ये जो रेडिएशन निकलेंगी ये क्या कहलाती है, लॉन्ग वेव्स या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि दीर्घ तरंगे या पार्थिव विकिरण। ठीक है, इन जाने वाली जो रेडिएशन है हमारी अर्थ से जो जा रही है उनके लिए हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, अपारदर्शी है, यानी ओपेक है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बात करते हैं। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट की जो एनर्जी है वो रिसीव करती है।
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ के ऊपर मान लीजिए कि ऐसा कोई एरिया है छोटा सा 1 सेंटीमीटर का, उस 1 सेंटीमीटर के एरिया के ऊपर जितनी सन की जो रेज है वो आ रही हैं पर मिनट, हर मिनट में वो कितनी है 1.94 कैलोरीज है। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब हुआ। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे 1.94। अब है आगे, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आएगी और जिसने एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी है वो तो एकदम पक्का कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये लाइन एनसीईआरटी से पूछी गई है। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। प्रतिवर्ष क्या होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। ये तो हो गया स्टेटमेंट, यानी कि आपको बोला गया है कि वायुमंडल पे, इसमें इंग्लिश में देखते हैं, द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन द ईयर। हमारी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में सन से जो रेज मिलती है, हमें जो एनर्जी मिलती है, उसमें हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण आगे लिखा हुआ है। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण आता है। दूरी में अंतर से क्या मतलब है, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ परिक्रमा करती है, रिवोल्यूशन करती है। इस रिवोल्यूशन में एक टाइम ऐसा आता है जो 3 जनवरी का दिन होता है, उस दिन सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है। कितनी होती है, लगभग वो होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम होती है। जबकि जब हमारी अर्थ रिवोल्यूशन करके वापस यहाँ तक पहुँचती है तो 4 जुलाई का जो दिन आता है, उस दिन हमारी अर्थ और सन के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं अफेलियन, और जो सबसे पास होती है उसको बोलते हैं पेरिहिलियन। तो ये बनती है 3 जनवरी को, और ये बनती है 4 जुलाई को। ठीक है, तो इस दिन सन की रेज सबसे कम मिलेगी और इस दिन सन की रेज हमें ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से हम इस लाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी जो सतह है उस पर एनर्जी जो हमें रिसीव होती है उसमें हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। क्यों, क्योंकि सन और अर्थ के बीच की दूरी में भी तो चेंज आता है, इसलिए। तो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में विभिन्नता, यानी कि वेरिएबिलिटी ऑफ द इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ के ऊपर हमें पता है कि सन की जो रेज है वो सब जगह एक जैसी नहीं मिलती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा मिल रही है। तो अब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि कहीं कम कहीं ज़्यादा क्यों मिल रही है। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण हैं, जो 5 कारण हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आपको पता है कि अर्थ जो है हमारी वो अपने एक्सिस के ऊपर, अपने अक्ष के ऊपर जो है वो घूमती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण करना, यानी रोटेशन करना, रोटेशन करना बोला जाता है। अब ये रोटेशन जब वो करती है तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, डायग्राम देखिए, बहुत ध्यान से आपको देखना है। इसमें हमारी अर्थ को दिखाया गया है और ये बीच में से एक जो लाइन टिल्ट की के करके बनाई गई है, ये लाइन क्या दिखा रही है कि ये प्लेन एक लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट एक लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना डिग्री का है, 66.5 डिग्री का। यानी पृथ्वी अपने अक्ष से, ये जो प्लेन है जिसके ऊपर समतल कक्षा यानी प्लेन, इस प्लेन पर अर्थ जो है वो क्या करती है, एक एंगल बनाती है। वो एंगल कितना है, 66.5 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल बनाती है, यानी कि अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, एकदम सीधी नहीं होकर बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है। झुकी हुई होने की वजह से क्या होगा, सन की जो रेज आती है वो हमारी अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग मात्रा में पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही जो विषुवत रेखा आपको दिख रही है यहाँ पे इक्वेटर, इसके ऊपर एंगल कितना बन रहा है, 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सन से जो रेज आ रही है उसके एंगल की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे ही 66.5 डिग्री की जो लैटिट्यूड है उस पर एंगल कितना बन रहा है, 47 डिग्री का। ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्थ पोल की तरफ आप चलेंगे तो वहाँ पर एंगल कितना है, 23.5 डिग्री का। तो इस तरीके से आप देखेंगे एंगल्स में चेंजेस आते हैं। अब जिस पे जितना एंगल ज़्यादा होगा उस पे सन की रेज उतनी ज़्यादा आएगी, जिस पे एंगल छोटा होगा उस पे सन की रेज उतनी कम आएगी। तो यही पॉइंट होता है। तो इसको आप देखते हैं अपन कि अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर सन के चारों तरफ जब घूमती है तो 66.5 डिग्री के कोण के ऊपर वो झुकी हुई है, मतलब ऐसे सीधी ना होके बल्कि वो ऐसे तिरछी होती है, थोड़ी झुकी हुई है, जिसकी वजह से अलग अलग लैटिट्यूड्स पे जो सन की रेज मिलती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पहले वाले से रिलेटेड ही है। सेकंड पॉइंट है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, यानी कि सूर्य की जो मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर है वो है किरणों का नति कोण, यानी इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन का मतलब क्या हुआ, इंक्लिनेशन का मतलब हुआ कि किसी स्थान के अक्षांश के ऊपर ये जो एंगल है वो डिपेंड करता है। किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड कितना है
उस लैटीट्यूड पे ये एंगल डिपेंड करेगा। जैसे कि अक्षांश जितना उच्च होगा, यानी हायर द लैटीट्यूड, हायर लैटीट्यूड या उच्च अक्षांश जब भी मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, पोल्स की तरफ के नंबर्स, यानी कि 70, 80, 90 इस तरीके से। तो ये नंबर बढ़ते जाते हैं, इनको बोलते हैं हायर लैटीट्यूड्स। तो जितना लैटीट्यूड हाई होगा, यानी पोल्स की तरफ आप जाएंगे, वैसे वैसे जो सन की रेज आती है उनका एंगल छोटा होता जाएगा। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे इस पॉइंट पे कि जैसे जैसे आप हायर लैटीट्यूड्स की तरफ जाते हैं, सन से आने वाली जो रेज है उनका एंगल छोटा होता जाएगा। यानी दोनों में कैसा रिलेशन हुआ, उल्टा रिलेशन, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो देखिए इसी वजह से सन की जो रेज है वो पोल्स के ऊपर, क्योंकि उसका एंगल छोटा हो गया पोल्स पे, इसलिए वहाँ पे सन की रेज कम मिलती है और उस वजह से वहाँ पे ठंडक ज़्यादा रहती है। तो तिरछी जो किरणें होती है उनकी अपेक्षा, उनके कंपैरिजन में जो स्ट्रेट रेज आ रही है, वर्टिकल रेज आ रही है, वो कम प्लेस के ऊपर पड़ती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि कोई प्लेस है, हमारी अर्थ है, उसके ऊपर 3 रेज आ रही है एकदम सीधी, तो वो एक छोटे एरिया को घेरती है, जबकि 3 रेज जो आ रही है वो तिरछी आ रही है तो वो एक बड़े एरिया को घेरती है। तो बड़े एरिया को घेरेगी जिसकी वजह से बड़े एरिया के अंदर वो बढ़ जाएगी, तो सन की रेज कम महसूस होगी। छोटे एरिया को घेरेगी तो छोटे से एरिया के अंदर ही हीट देगी, तो हमें हीट ज़्यादा महसूस होगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। साथ ही साथ में जो हमारी जो इंसुलेशन आता है वो एक बड़े एटमॉस्फेयर की लेयर से भी तो गुजरता है। तो आप देखिए कि इसको केवल इतनी सी दूरी तय करनी पड़ रही है, इतनी सी, है ना, ये दूरी तय करके आ रही है वो एटमॉस्फेयर की, जबकि ये जो है वो इतनी बड़ी दूरी तय करके आ रहा है। तो जब हमारी अर्थ पे सन की रेज आती है तो वो एटमॉस्फेयर को पार करते हुए भी तो आती है। तो एटमॉस्फेयर की ज़्यादा लेयर्स को कवर कौन करेगी, जो तिरछी रेज आएगी, और जो सीधी आएगी वो एटमॉस्फेयर की छोटी कम लेयर्स को कवर करेगी या कम दूरी को कवर करेगी। तो इस वजह से भी ये पॉइंट भी हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी जो किरणें हैं वो कम प्लेस पे पड़ती है, और किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा का जो वितरण होता है वो बड़े क्षेत्र में होता है। जब भी तिरछी रेज आएगी तो वो बड़े एरियाज में फैल जाएगी, जिसकी वजह से जो वो एनर्जी है वो वहाँ पे कम मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट जो अभी मैंने आपको एटमॉस्फेयर वाला बताया कि जो तिरछी किरणें हैं वो वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरती है। अधिक गहराई मतलब कि ज़्यादा दूरी से गुजरेगी, ज़्यादा लेयर्स को क्रॉस करेगी, तो इसलिए वो रास्ते में ही उसमें बिखराव हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगी, रास्ते में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस की वजह से हमारी अर्थ तक वो कम मात्रा में आएगी। ठीक है, तो यही पॉइंट है। अतः अधिक अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, प्रकीर्णन यानी बिखराव यानी कि स्कैटरिंग, और विसरण यानी कि डिफ्यूज़न, ये 3 चीज़ें यहाँ पे 3 नाम आए हैं। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में क्या होते हैं। ये तीनों प्रोसेस जो है वो तिरछी किरणों में ज़्यादा होती है और जो सीधी किरणें आती हैं उनमें ये कम होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए यहाँ पे क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं ये जो 3 टर्म्स यहाँ पर आई हैं, इन तीनों के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होती है। देखिए 3 टर्म्स यहाँ पर आई है। एक है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी कि जो है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग का मतलब है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का सिंपल सा मतलब होता है बिखर जाना। आपको पता है कि जब सन की जो रेज आती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, उनसे टकराती है और अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। ये होता है बिखराव, ये डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद होता है। और इसी स्कैटरिंग की वजह से ही हमें जो हमारा जो आसमान है, स्काई है, उसका कलर ब्लू दिखाई देता है। तो ध्यान रखें स्काई के ब्लू होने का रीज़न क्या है, यही स्कैटरिंग, ध्यान रखना है। एक वर्ड आता है डिफ्यूज़न यानी विसरण। विसरण, विसरण क्या चीज़ है, विसरण इसी स्कैटरिंग का ही थोड़ा सा सेम पॉइंट है। आपको पता है कि जब सन की जो रेज आती है, जैसे आपने देखा होगा कि आप रूम के अंदर बैठे हैं और आपको बाहर से जो सन की रेज है वो आपकी छत के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब आपके रूम में तो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी रूम में लाइट आ रही है ना। तो सन की जो रेज है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से टकराकर बिखर जाती है, वो तो हो गया स्कैटरिंग। लेकिन उसका कुछ हिस्सा आपके रूम में भी एक लाइट के तौर पे दिखाई दे रहा है ना, उसको बोला जाता है विसरण या डिफ्यूज़न। तो बेसिकली डिफ्यूज़न स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। और थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि कोई भी चीज़ को अवशोषण कर लेना। जब हमारी अर्थ के ऊपर सन की रेज आती है तो अर्थ क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ क्लियर कर ली। तो यहाँ तक अभी हमने बात की है। अब हम आगे और पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे यानी दिन की जो दिन छोटे बड़े होते हैं उसके कारण भी हमें सन की रेज ज़्यादा या कम मिलती है। आपको पता है जब सीजन्स बनते हैं, मौसम जो ऋतुएं बनती है, तो अच्छा चलिए अब आप इस क्वेश्चन का जवाब देना कि ऋतुएं जो बनती है, सीजन्स जो बनते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए कौन सा मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ का कौन सा मूवमेंट सीजन्स के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरा क्वेश्चन है। रोटेशन या रिवोल्यूशन, परिभ्रमण या परिक्रमण, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना।
ताकि हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि जो दिन की अवधि जब छोटी होती है, डे जब छोटे होते हैं, आपको पता है दिन छोटे कब होते हैं, विंटर्स के अंदर। तो विंटर में हमें सन की लाइट कम मिलती है, और जब वहीं दिन अगर गर्मी की बात करें तो बड़े होते हैं तो हमें सन की लाइट ज़्यादा मिलती है। तो डे की जो ड्यूरेशन होती है, लेंथ जो होती है, वो भी मैटर करती है सन इंसोलेशन कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा उसमें। फिर फोर्थ फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कितना क्लीन है, क्लाउडलेस है, मतलब बादल नहीं है, बारिश नहीं है, तो फिर हमें सन की रेज ज़्यादा मिलेगी, सीधी मिलेगी। और फिर एक लास्ट पॉइंट है कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट, यानी कि आपको पता है स्थल जो होता है वो जल की तुलना में जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, यानी लैंड पे जो हीटिंग एंड कूलिंग होती है वो फास्ट होती है, और जबकि जो वाटर होता है वो धीरे धीरे ये प्रोसेस करता है। तो इस वजह से लैंड के ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं वो जल्दी से हीटअप हो जाती है, जल्दी से कूल अप हो जाती है, जबकि जो वाटर है उसके ऊपर ये चीज़ें धीरे धीरे होती है। तो ये 5 फैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि इंसोलेशन की क्वांटिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक के पॉइंट्स। तो चलिए आज के लिए हमारी वीडियो को यहीं ओवर करते हैं हम लोग, और कल हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे नेक्स्ट पार्ट। तब तक आप यहाँ तक पढ़ के रखें, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो सीजन्स बनते हैं, जो ऋतुएं बनती है हमारी अर्थ के ऊपर, उसके लिए अर्थ की कौन सी जो गति है, कौन सा मूवमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, रोटेशन या रिवोल्यूशन। ठीक है, अब सोच के अच्छे से जवाब दीजिए मुझे, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।